हरे कृष्णा दोस्तों, बैठे हुए हैं हम अभी लद्दाख भवन के सामने। और हमारे साथ जो कुछ साथी लोग बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड राज्य से आते हैं। और अभी हमने भी जो है एक साझा इंटरव्यू जो है रिकॉर्ड किया सोनम वांगचुक सर का। और सोनम वांगचुक सर से मिलने के लिए ये सभी जो है उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो उत्तराखंड की भूमि में भी आजकल बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल है। तो उसी उथल पुथल को जो है जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उथल पुथल है, क्या परेशानियां जो है उत्तराखंड में भी चल रही है, क्योंकि उत्तराखंड का इलाका भी जो है आपका हिमालय का इलाका है। और सोनम वांगचुक जब सर बात करते हैं तो पूरे हिमालयन रेंज की बात करते हैं। और हिमालयन रेंज में अभी जो जिस तरह की समस्याएं चल रही है वो सब साझा समस्या है। हिमाचल की समस्या भी वैसी ही है, वैसी ही उत्तराखंड की समस्या है। और वैसी ही समस्या प्रारंभ होने वाली है लेह लद्दाख के रीजन में, जिसके लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं सोनम वांगचुक। तो हम डायरेक्ट आपकी उन्हीं लोगों से बात कराते हैं, उनका परिचय उनसे ही डायरेक्टली लेते हैं। तो सबसे पहले तो सर चलते चलते 802 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप मेरा नाम निशांत रोथान है और हमारा संगठन उत्तराखंड एकता मंच के कोर कमेटी का सदस्य हूँ मैं। जी। तो और अभी आप जो यहाँ पर आए हैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, तो किस उद्देश्य से उनसे मिलने के लिए आए हैं? जी, क्योंकि हम भी पहाड़ी हैं और सोनम वांगचुक जी पहाड़ी हैं, तो पहाड़ियों को समर्थन देने के लिए हम आए हैं। और उत्तराखंड जो समाज है वो सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ा हुआ है, पूरे लद्दाख के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि पूरा हिमालय तो एक है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो। तो इसमें पूरे जो हिमालय वासी हैं वो एकजुट हैं कि लद्दाख को जो है वो 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। और इसी तरीके से कुछ मांग उत्तराखंड में भी उठ रही है। उत्तराखंड में भी ये मांग उठ रही है कि उत्तराखंड को 5th शेड्यूल मिलना चाहिए। और जैसे सोनम वांगचुक जी ने भी अभी कहा है कि पूरे हिमालय में एक जैसे कानून होने चाहिए, वहाँ के लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो लोग सैकड़ों सालों से यहाँ रहते आए हैं और सैकड़ों सालों तक और यहाँ रहेंगे। तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमें 5th शेड्यूल मिलना चाहिए। और सबसे मेजर बात है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें 5th शेड्यूल मिलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि 1972 तक उत्तराखंड के लोगों के पास 5th शेड्यूल था, वो छीन लिया गया, वो वापस दो। ओके। तो अभी जो हम दूर से सुनते हैं, हम मैदानी इलाके के लोग हैं, हम जिस तरह से वहाँ पर एक सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन अंदर अंदर कहीं उबल रहा है उत्तराखंड की भूमि पर, मूल निवास और भू कानून का। तो जरा इसके ऊपर प्रकाश डालें आप। जी, ये दोनों ही जो आपने पॉइंट बोले, ये दोनों ही आपके 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उधर से डिमांड कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं मूल निवास 1950 चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है, वो ट्राइब स्टेटस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में जो ट्राइब लोग होते हैं उनको ही मूल निवास 1950 मिलता है। और दूसरी बात, जो कुछ लोग भू कानून की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली जल जंगल जमीन पे अधिकार चाह रहे हैं। तो जल जंगल जमीन पे अधिकार है वो सिर्फ ट्राइबल लोगों को ही मिल सकता है, तो वो 5th शेड्यूल की ही डिमांड है। और हम जो हम बता रहे थे, ये बात कर रहे थे कि ऑलरेडी उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लगा हुआ था। वो कैसे लगा हुआ था कि पूरे देश में जो भी ट्राइबल इलाके थे उनमें 3 कानून लागू थे। एक था शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, दूसरा 1921 में नॉन रेगुलेट एरिया घोषित हुए, तीसरा 1935 में वो एरिया बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किए गए। तो ये 3 कानून जिन इलाकों में लगे थे, उन इलाकों को जो आजाद भारत में 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल दिया गया और वहीं के लोगों को ट्राइब स्टेटस दिया गया। लेकिन उत्तराखंड इससे छूटा रह गया और 1972 तक जो कानून था वो वापस हमसे ले लिया गया। तो डिमांड वो कानून ट्राइब स्टेटस 5th शेड्यूल वापस पाने की है। सर आपका परिचय। सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत है और मैं उत्तराखंड एकता मंच का ही सदस्य हूँ। अभी यहाँ पर जैसे कि सोनम वांगचुक जी 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और हिमालय को बचाने की बात कर रहे हैं। जी जी। तो उसी प्रकार जो भी देश का हिमालयी क्षेत्र है, हम लोग भी उसको बचाने की बात कर रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र के जल जंगल जमीन पहाड़ों को, नदियों को बचाने की बात कर रहे हैं। अब उन पहाड़ों और नदियों को बचाएगा कौन? उन पहाड़ों और नदियों को बचा सकता है सिर्फ वहाँ का पहाड़ी मूलवंशी, जो कई 100 वर्षों से वहाँ पर रहता हुआ आ रहा है। और वो कैसे बचा सकता है? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनको उपभोग का तरीका और उनको संरक्षण का तरीका सिर्फ पहाड़ी और मूलवंशी ही जान सकता है। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जान सकता है कि उसका बाहरी व्यक्ति सिर्फ उपभोग को जान सकता है कि इसका उपभोग कैसे किया जाए। लेकिन जो पहाड़ी व्यक्ति होगा, जो वहाँ का लोकल होगा, जो वहाँ का मूलवंशी होगा, कई 100 वर्षों से वहाँ रहता हुआ आ रहा है, वो उन प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण भी भली भांति जानता है। इसलिए
उत्तराखंड आज डिमांड कर रहा है कि जो उत्तराखंड का मूलवंशी है, उत्तराखंड का कुमाऊनी और गढ़वाली जो समुदाय है, उसको संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ट्राइब स्टेटस दिया जाए और उन पहाड़ी क्षेत्रों पर 5th शेड्यूल लगाया जाए, यानी कि 5वीं अनुसूची वहां पर लगाई जाए, जिससे कि वहां के जल जंगल जमीन पर जब पहाड़ी का अधिकार होगा तो वो पहाड़ी उन जल जंगल जमीन को बचाएगा भी और उनका उपभोग भी करेगा, जिससे उसको रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे और वहां से उसका पहाड़ी का पलायन भी बहुत कम हो पाएगा। इसलिए उत्तराखंड एकता मंच संगठन पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर 5th शेड्यूल की मांग कर रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सोनम वांगचुक सर यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के और पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर के, मगर उत्तराखंड की स्थिति और लद्दाख की स्थिति में एक जमीन आसमान का अंतर है कि लेह लद्दाख जो है यूटी है विदाउट जो है लेजिस्लेचर, विदाउट जो है विधानसभा, और उत्तराखंड जो है एक मतलब फुल स्टेट है जिसमें डेमोक्रेसी है और किसी भी सभी जो है मतलब वहाँ चुनाव होते हैं और जनता के द्वारा जो है सारे जो मतलब प्रतिनिधि चुन करके विधानसभाओं में जाते हैं। तो ऐसा क्या मतलब जो 5वें शेड्यूल की जो है मांग करने की जरूरत जो है पड़ रही है उत्तराखंड के लोगों को, क्या चुनी हुई सरकारें जो है कुछ ध्यान नहीं दे रही है या मतलब अपने ही जो है प्रदेश की ओर? देखिए, लद्दाख जो 6 शेड्यूल की मांग कर रहा है वह आज कर रहा है। आज क्यों कर रहा है? क्योंकि आज तक वह 370 से वहां पर 370 लागू थी, जिससे वो एक तरह से संरक्षित थे जी। लेकिन उत्तराखंड भी कभी 5th शेड्यूल से संरक्षित था, यानी कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नरी में पहले लागू था, जो 1931 से 1972 तक लागू था। लेकिन 1972 में सरकारों ने वह वन पंचायत अधिनियम लागू करके वह अधिकार हमसे छीन लिया। उसके पश्चात उत्तराखंड से पलायन शुरू हुआ और धीरे धीरे आज उत्तराखंड के पहाड़ खत्म हो चुके हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड पूर्ण राज्य है। उत्तराखंड पूर्ण राज्य तो है, लेकिन पूर्ण राज्य कब बना? 2000 में। लेकिन उसके पश्चात से जो वहाँ जल जंगल जमीन की लूट शुरू हुई, उससे उत्तराखंड एक तरह से त्रस्त हो चुका है। लद्दाख की बारी अभी बहुत देर बाद आएगी उसमें, लेकिन लद्दाख समय से जाग चुका है। उत्तराखंड अब जाग रहा है और अपने उन पूर्व अधिकारों की मांग अब उत्तराखंड दोबारा से मांग कर रहा है उसके लिए, और वो भी कहाँ पर? उन पहाड़ी क्षेत्रों पर। क्योंकि उत्तराखंड अभी जिस वक्त उत्तराखंड राज्य की मांग हुई तो उत्तराखंड एक पहाड़ी पर्वतीय राज्य की मांग हुई थी, लेकिन उत्तराखंड पर्वतीय राज्य ही नहीं मिला, उसमें मैदानी क्षेत्र भी है। लेकिन आज जो उत्तराखंड एकता मंच संगठन जो बात कर रहा है वो उत्तराखंड के उन पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा है जिन पर्वतीय क्षेत्रों से ज्यादा पलायन हुआ है। उन पर्वतीय क्षेत्रों के संरक्षण की बात कर रहा है। उन पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास कर रहे वहाँ के मूलवंशी गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों के संरक्षण की बात कर रहा है। जो अगर 5वीं अनुसूची हमें वहाँ मिलती है, हमें ट्राइब स्टेटस मिलता है, उससे वहाँ का जो गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय है अपने जल जंगल जमीन पर जब उसको अधिकार प्राप्त होंगे और वहाँ से पलायन छोड़कर वहीं अपने रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं रुकेगा। उससे वो उनको रोजगार भी करेगा, वहीं अपने संस्कृति को भी बचाएगा, बोली भाषा को भी बचाएगा और साथ में प्राकृतिक संपदाओं को भी बचाएगा। सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अनूप बिष्ट है और मैं भी उत्तराखंड एकता मंच से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा संगठन 10 साल से है और आपको धन्यवाद कि चलते चलते न्यूज़ चैनल हमें कवर कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड लोग अब क्यों जाग रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, उत्तराखंड के मैक्सिमम 70 से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं, बिल्कुल बिहार की तरफ। बिहार में भी रोजगार की समस्या थी, लोगों ने वहाँ से दिल्ली, जगह जगह देश के कोने में जाना उचित समझा, क्योंकि जब आप किसी को मजबूर करते हो, किसी स्थिति में लाते हो, तो उसको अपना गुजर बसर करने के लिए कहीं भी जाना होता है। उत्तराखंड में जब 70 से ज़्यादा % माइग्रेशन हो चुका है तो फिर उत्तराखंडी कभी घर वापस नहीं जा रहा जी। ये जो लड़ाई है ये रिवर्स माइग्रेशन की, यानी कि आप ये सोचिए कि इसी साल भारत सरकार ने 32 लाख लोगों को, कश्मीर के लोगों को ट्राइब का दर्जा दिया, ट्राइब प्लस ओबीसी का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो नरसंहार हुआ था और उसके बाद वो वापस कैसे जाएं, तो भारत सरकार ने बोला कि इनको ट्राइब की स्थिति में डालिए, कम से कम ये अपने ट्राइब का सर्टिफिकेट बनाने के लिए वहां जाएंगे। आज ये अपने पेपर ले जाएंगे, कल धीरे धीरे अपने आप को भी ले जाएंगे वहां पे, तो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं उनके लिए। यही एक प्रावधान उत्तराखंड में भी लागू होता है, जिसकी डिमांड हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंडियों को रिवर्स माइग्रेशन करना है। रिवर्स माइग्रेशन क्यों जरूरी सर? वो इसलिए जरूरी है, रिवर्स माइग्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो हैं
उत्तराखंड वाले वो चाइना बॉर्डर से लगते हैं, और चाइना बॉर्डर से आज तक देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम पे थी, और हम इसको आगे भी रखना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, अगर उत्तराखंडी लोग घर वापस चले जाते हैं या रिवर्स माइग्रेशन हो जाता है, चाहे वो देहरादून से हो, चाहे वो चंडीगढ़ से हो, चाहे कोटद्वार से हो, चाहे मुंबई से, कहीं से भी, ये होगा कैसे? आप ये सोचिए कि 5th शेड्यूल जिस दिन उत्तराखंड की धरती पे लग जाएगा, 2.5 लाख नौकरियां परिवार को जंगल और नदी से मिलेगी। ट्राइब स्टेटस आते ही 50% का आरक्षण पहाड़ में लग जाएगा, जितनी जनसंख्या होगी। तीसरा, सेंटर में जितना 7.5% का जो रिजर्वेशन है, उसके अंदर उत्तराखंडी लोग आ जाएंगे। हम डिमांड नहीं करते कि हमें सेंटर में या रिजर्वेशन दे, लेकिन कम से कम हमारा हक वो तो होना चाहिए कि हमें नदी और जंगल से रोजगार करने का अधिकार तो मिले। ये हमारी सबसे पहले डिमांड है। तो ये जो है, ये पूरा जो आंदोलन या पूरी जो मांग है भारत सरकार से, वो रिवर्स माइग्रेशन पे सर। सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं मैदानी इलाके में और बहुत बड़ा जीवन मैंने जो है शहरों में ही गुजारा है, और एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी मैं गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में रहा हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। एक बहुत बड़ी आबादी, पहले मैं विनोद नगर में रहता था, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है, आपको पता है कि विनोद नगर में कुमाऊं स्क्वायर है, तो हमारे एड्रेस में ही कुमाऊं स्क्वायर लगता था। मैं बड़ी अनौपचारिक तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं पेशे से पत्रकार नहीं हूँ, जो हर वो आवाज़ जो मुझे सही लगती है उसका पक्ष लेके खड़ा होता हूँ। तो अभी आपके पक्ष में एक पक्षकार के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी ही कॉलोनी की बात मैं करना चाहता हूँ, जो है कि मेरे ही कॉलोनी में बहुत सारे लोग जो है गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के हैं, और जब जैसे ही जो है, मतलब जैसे आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्र के लोग जो है उनको अर्बन नक्सल बोल देते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना हैं? एक्चुअली क्या है कि जब हम जल और जंगल जमीन की बात करते हैं, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि लाहौल स्पीति में, हिमाचल के लाहौल स्पीति में कानून लगा हुआ है जी, ये वही तो कानून है जो हम मांग रहे हैं, तो हम नक्सलवाद कैसे गिने जाएंगे? मैं ये आपसे ये भारत के संविधान, मैदानी इलाके में आपके पहाड़ के लोग, उनकी ही जो है कहते हैं मेंटेलिटी बदल गई, वही मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं, वही अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, वो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे सोनम वांगचुक सर है, एक लीडर है, लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जिनसे हमने उम्मीद रखी थी, चाहे सरकारों से उम्मीद रखी, चाहे हमारे नेताओं से उम्मीद रखी, कोई खरा नहीं उतरा जी। अभाव उस टाइम सही डायरेक्शन की है, तो वो जिम्मेदारी इस टाइम उत्तराखंड समाज ने लिया है। इसीलिए उत्तराखंड एकता मंच ने कम से कम 1 साल इसके ऊपर रिसर्च किया। जी। रिसर्च किस बात की? पहले तो ये उत्तराखंडी लोग जाने कि हम हैं कौन। जी। हम अपना मूल छोड़ दिए ना, हम लोगों ने अपना मूल छोड़ दिया। उत्तराखंडी को ये जानना जरूरी कि वो है कौन। दूसरी क्या है कि उत्तराखंड के लिए संविधान के अंदर जो मांग आती है वही मांग है। संविधान के बाहर जाके कोई मांग मांगते हो तो वो माओवादियों से कंसिडर की जाती है। मैंने ये जनरल बोलचाल की भाषा में बोला कि मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि यदि उत्तराखंड को का रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए इस विचार और इस विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार सभी मैदानी क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोग जो है उत्तराखंड के लोग रहते हैं वहाँ भी करने की आपको जरूरत महसूस नहीं होती क्या? नहीं, अभी हम जब बैठे हैं आपके साथ तो 91 मीटिंग हमने कर ली है। अच्छी बात। चंडीगढ़, हिमाचल, हाँ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड। अब हमारा जो टारगेट है वो यूपी और राजस्थान है। जी जी। अब देखिए होता क्या है कि लोगों को सचेत कैसे करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या मांग क्या है। हम लोग दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उनको कहते हैं ये था हमारे पास, 5th शेड्यूल था हमारे पास, हम ट्राइब की स्टेटस में पहले 72 तक थे, हमसे छीना गया वो आंदोलन, वो ये अधिकार हमसे स्टेटस छीना गया, हम वापिस ही तो मांग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी आप देखोगे हमने दिल्ली में आज 8वां दिन चल रहा है, रामलीलाओं में कितने 26 रामलीलाओं में हमने बात रख दी। बहुत अच्छी। अब 26 रामलीलाओं में हमने यही कहा कि भाई उत्तराखंडी लोग अब घर वापसी के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? जब आपको 2.5 लाख रोजगार नदी और पहाड़ से मिल जाएगा, 50% का आरक्षण आपको आपके स्टेट में ही मिल जाएगा और 7.5% आरक्षण आपको सेंटर मिल जाएगा, तो आप तो घर वापसी कर जाओगे। तो धीरे धीरे घर वापसी ने जो माइग्रेशन 50 साल लगा है उसमें भी धीरे धीरे माइग्रेट, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे कभी गाजियाबाद क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं वहां पे आइए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी आबादी आपकी उत्तराखंड से रहती है। हाँ। और उनके दिमाग के जालों को थोड़ा साफ करने में मदद करिए। नहीं बिल्कुल, तो ये क्योंकि ये दिमाग के जाले हटाने बहुत जरूरी है। तो आप
मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ कि अभी वहाँ पे जो जिस तरह का कोई डिमरी साहब है, कोई आप क्या नाम है उनका, मोहित डिमरी है। नहीं नहीं, हमारे ही साथ के लड़के हो। हाँ और वो भी जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी मूल न्यास भू कानून का ही है। जी जी और ये अच्छी बात है कि मूल न्यास भू कानून जो फिफ्थ शेड्यूल से ही मिलता है, जी। तो वो भी हमारे ही आंदोलन है। तो मैं मतलब ये मतलब इस बात को थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हम कोई बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि भाई मीडिया हाउस से नहीं है। तो यहाँ पर भी जो आप देखेंगे सोनम वांगचुक का जो ये आंदोलन है, ये लेह अपेक्स बॉडी है जो सिविल सोसाइटी है वहाँ की, और केडीए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कारगिल की वो है, इनके बीच में भी बहुत बहुत मतांतर थे। उन मतांतरों को जो है पाटा गया, एक पुल बनाया गया जिस पुल पर जो है कारगिल के लोग चल करके आए, लेह के लोग जो है चल करके आए। ऐसी ही खाई, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा टाइम उत्तराखंड के लोगों के बीच में गुजारा है, तो ऐसी ही एक खाई जो है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में है, वो कैसे पटेगी। एक्चुअली होता क्या है ना, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में एक्चुअली वो छोटी सी बात कभी हो जाए कभी ना हो जाए, वो छोटा ना, दो भाइयों में आपस में जी जी वो अनबन है। लेकिन अगर आप देखोगे उत्तराखंड तो ऐसा है कि अगर कभी कोई बड़ी आंदोलन है, राज्य आंदोलन है, तो क्या ये एक ही समुदाय ने लड़ा? नहीं, उसमें गढ़वाली भी था, कुमाऊनी भी था, भोटिया भी था, जौनसारी भी थे, सब लगे। जी 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 हम जब बात करते हैं ना देश निर्माण की, तो देश सेवा में आपको पता ही है कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 2 रेजिमेंट है आर्मी के अंदर, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। जी ऐसा अलग स्टेज में नहीं है। तो अभी ऐसे तो कोई हमें दिखा नहीं। जहां होता है तो एक सिंगल विजन है कि अपने पहाड़ में आप एक सुरक्षा कवच लाइए, अपने बच्चों को एसटी कानून के अंदर सुरक्षा कवच लाइए, तो सब इसमें साथ आते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हमसे कई लोगों ने पूछा, ये बताइए कि जब आप बात करते हो भारत देश क्या, अरे हम तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें घर भेजोगे तो सीमा पे हम रहेंगे, पहले देश के कभी भी कुछ भी नुकसान होगा सबसे पहले हम उसका सामना करेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे सबसे पहले। तो हम घर वापसी, जो चाइना का बॉर्डर है, जो भी स्टेट वहां से लगता है उनको स्पेशल प्रोविजन मिल जाने चाहिए, ताकि वो घर हमारे साथ तो जो डैमेज हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ। आपको मैं उसके आंदोलन के बाद राज्य आंदोलन के मांगा, कैसे मांगा हमने, हमारे क्या महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ, जो दुर्घटना हुई, वो किसने करा? हम जो बात करते हैं देश निर्माण की बात करते हैं, आप कहीं भी चले जाइए आपको पहाड़ के लोग देश निर्माण में ही नजर आएंगे। लेकिन देश निर्माण के चलते चलते हमने अपना घर छोड़ दिया। तो अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि देश के साथ साथ अपना राज्य का भी निर्माण हो। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे लेता हूँ, जो ये उत्तराखंड में, क्योंकि मैं तो थोड़ा दूर हूँ ना, तो इसलिए दूर से जो चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है ना, आप लोग वहीं से हैं तो ये बताएंगे बंगाल और बंगाली का क्या मुद्दा है। उसमें देखो, जो बंगाल बंगाली का जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तराखंड जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बना। पूरे देश में जो निर्माण हुआ भाषा के आधार पर हुआ ये कि 1971 में जो बांग्लादेश की युद्ध हुआ, तो कुछ लोग आके उनको यहाँ पे उत्तराखंड में बसाया गया। तो क्योंकि उत्तराखंड एक राज्य था जो सबका दिल से स्वागत करता है, क्योंकि आप उन बांग्लादेश से जो लोग आए, दूसरे देश से जो लोग आए, उनको महाराष्ट्र में नहीं बिठा सकते थे, उनको पंजाब में नहीं बिठा सकते थे, लेकिन उत्तराखंड ने एक बड़ा दल दिखाया और वहाँ वो बसे। अब दिक्कत क्या हुई कि जो सांसद है वहाँ के अजय भट्ट जी, वो कहते हैं कि बंगाल के लोग को वहाँ पे ट्राइब का दर्जा मिले, ठीक है, या बंगाल के लोगों की वहाँ बंगाली भाषा पढ़ाई जाए। तो उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, तो हमारी भाषा पढ़ाई जाए पहले तो, और दूसरी बात पहले तो हमें ट्राइब दिया जाए। तो ये बहुत अजीब सीधे कि आप घर में हो, किसी घर में रह रहे हो, कोई व्यक्ति मेहमान आया, उसकी हम अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप कहो कि मकान के कागज उसके नाम कर दो, तो वो गलत है। तो हम कह रहे हैं कि पहले हमें दो आप ट्राइबल स्टेटस, तब आप किसी और को दे दो, समझ में आता है। या पहले गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषाएं हैं वो स्कूल में पढ़ाई जाए, फिर दूसरी भाषा को पढ़ाए तो समझ में आता है। लेकिन आप मतलब प्रॉपर्टी के जो कागज है वो गेस्ट के नाम करते हो तो गलत है ना। तो हमारा किसी समुदाय के खिलाफ विरोध नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा घर है उस पर तो वो दो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे लोग कहते हैं भाई आप जब फिफ्थ शेड्यूल लागू कर रहे हो तो आप ये चाह रहे हो कि भाई आपके लोगों को विशेष अधिकार मिले, जैसे अभी आप एक बात कह रहे थे। तो हम कह रहे थे देखो 1972 से पहले हमारे पास विशेष अधिकार थे। तब हिमालय की स्थिति क्या थी कि कोई व्यक्ति जो पूरे मैदानी इलाकों में अगर परेशान है, उसे आध्यात्म की तरफ जाना है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो वो पहाड़ जाता था जी। अब वो जो अधिकार थे वो हमसे छीन के नेताओं ने, अधिकारियों ने पास रख लिया। अब स्थिति क्या है मैं बताता हूँ। एक अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था जी मैम, तो उस पे हम सबका रोष है, उनके आरोपियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो सबसे खतरनाक सोच है वो आप देखिए
कि नेता और अधिकारियों ने उत्तराखंड, जो देवभूमि कहा जाता था, जिसमें लोग पूजा करने आते थे, आध्यात्म की तलाश में आते थे, उसको एक ऐसा इलाका बना दिया है कि बड़े बड़े रिजॉर्ट खोले जाए, उसमें जो बाहर से लोग वीआईपी लड़के, अय्याश लड़के आए और उनके सामने पहाड़ की गरीब मासूम लड़कियों को परोसा जाए। तो ये हालत कर दिया है। तो अब जो अधिकार हमारे पास थे, तब लोग अध्यात्म करने पहाड़ आते थे, तपोवन। लोग ईश्वर की प्राप्ति करने के पहाड़ आते थे। लेकिन आज जो पहाड़ लोग आ रहे हैं नेता और अधिकारी की वजह से, वो पहाड़ी लड़कियों के जिस्म नोच में आ रहे हैं। तो आप बताइए कि ये हिमालय कहाँ जाएगा? 1972 से पहले उत्तराखंड के जंगलों में आग नहीं लगती थी, वो अब लगने लगी है। जितनी भी बड़ी आपदा आई है वो अब आ रही है, क्योंकि और जितनी भी आपदा उत्तराखंड में आ रही है, लोग सरकार बोल देती है प्राकृतिक आपदाएं, झूठ बोलती है। ये नेता और अधिकारियों द्वारा जनित आपदा है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई उत्तराखंड में आपदा आती है तो नेता और अधिकारियों पे हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जितने भी, ये सबको पता है कि आप पहाड़ खोदोगे, बड़े बड़े सुरंगें बनाओगे, ये बड़े बड़े बांध बनाओगे तो नुकसान होगा ही। और जो ये अय्याशी अड्डा हिमालय को बना दिया है, वो सबसे खतरनाक चीज है। मतलब उसमें तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा ना। मतलब आपने पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, लोगों के सोच कर दिया, और कितना मजबूर लोगों को कर दिया है कि एक ऐसा पैटर्न बना दिया कि उत्तराखंड की लड़कियों से जिस फरोशी कराना चाहते हो आप, उत्तराखंड के नेता अधिकारी उत्तराखंड की लड़कियों से जिस फरोशी करना चाहते हैं, और लड़कियां अगर मना कर रही हैं हमारी, तो आप उनकी हत्या कर देते हैं। इसलिए ये हमें अपने अधिकार वापस चाहिए, ताकि हमारी किसी बच्ची को जिस्म फरोशी के धंधों में इन नेता और अधिकारियों के द्वारा ना दिखाया जाए। तो दोस्तों, ये बड़े व्यापक मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। यदि इन सब हम बातों को देख करना शुरू करेंगे तो एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो हमने जो है एक जागरूकता के तौर पर जो है इसको उत्तराखंड की जो बेचैनी है, जब आप इस बेचैनी को जब समझ पाएंगे, जब एक आप संवेदनशील जो है व्यक्ति के तौर पर जब इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, तब आप समझेंगे कि क्या चल रहा है देश के कोने कोने में, कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं। तो हमने थोड़ा सा जो है उत्तराखंड के इस दर्द को समेटने की कोशिश करी है, और आगे भी जो है हम उत्तराखंड के इन समस्याओं के ऊपर, इस बेचैनी के ऊपर, इस उथल पुथल के ऊपर जो है बातचीत जारी रखेंगे। आज जिन साथियों ने हमारा जो है साथ दिया और अपने बहुमूल्य जो है विचार, व्यथा और कथा हमारे साथ जो साझा की, उसके लिए जो है मैं बहुत आभारी हूँ। एक धन्यवाद हम आपका करेंगे कि आप 17 दिन सोनू वांगचुक सर के साथ यात्रा करिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, क्योंकि आप भी पहाड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी इस तरह से देश के, इस हिमालय के बहुत बड़े सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी इस जो है भेंट वार्ता को यहीं पर जो है समापन की ओर बढ़ रहा हूँ, और आगे भी जो है इन साथियों से हम मिलते रहेंगे, और जो इस तरह की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या सही गलत चल रहा है, उसके बारे में लोगों तक जो है ये बातें पहुँचनी चाहिए। लोगों के घर में जो है ये सब बातें जो है विमर्श की बातें होनी चाहिए। ये हमें जो शहरीकरण के इस मोह माया में कहीं हम अपने गांव देहातों को भूल गए हैं। तो मैं एक बार दोबारा से एक ये अपील करता हूँ, सभी लोगों से करता हूँ कि थोड़ा बैक टू बेसिक के बारे में सोचिए, थोड़ा पीछे मुड़ करके देखिए क्या छोड़ आए हैं। इसी के साथ जो है आप सभी का दिन शुभ हो। आगे भी इस तरह की जो है वार्ताएं आपके साथ जो है लाते रहेंगे। हरे कृष्ण।